हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के पार्ट 10, जैसा कि आपको अपने थंबनेल में दिख रहा है, पार्ट 10 और 2.5 गरीबी निवारण के उपाय, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले का जो टॉपिक था 2.4, उसमें था गरीबी के कारण। ठीक है, आज हम देखेंगे उन कारणों को किस प्रकार से निरस्त किया जाए, किस प्रकार से हटाया जाए और एक भारत देश में गरीबी के स्तर को कम किया जाता है, कैसे करा जाए, उसके उपाय देखेंगे आज। ठीक है, 2.4 जो टॉपिक था उससे रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता टॉपिक है। अगर 2.4 आपने अच्छे तरीके से क्लियर है आपका, यदि वो वीडियो आपने पूरी देखी है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस वाली वीडियो में। क्यों? क्योंकि जो कारण होते हैं, जो किसी चीज, जैसे गरीबी है तो वो किस कारण है ना, अगर हम उस कारण को हटा दें तो गरीबी भी हट जाएगी। तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट या जो मेन जो बिंदु आता है वो आता है कारण। यदि एक कारण हटा दिया जाए तो बात आती है निवारण की। ठीक है, तो आज वही उपाय और निवारण देखेंगे, हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जो आपको गौर करनी है, ठीक है, ये जो इमेज है आपको ढंग से देखनी है। ये जो इमेजेस आपके समक्ष हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, इनमें आपको क्या दिख रहा है? इनमें आपको गरीबी का एक रूप दिख रहा है, एक गरीबी का एक प्रारूप दिख रहा है कि गरीबी होती कैसे है। ठीक है, फर्स्ट वाली इमेजेस में भूखे बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरे में भीड़ है, ठीक है, खाने के लिए है या इसके लिए है, और बीच में लिखा है पॉवर्टी, जिसको काट रखा है। पॉवर्टी यानी होती है गरीबी। ठीक है, एक गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जो एक राष्ट्र को भी और राष्ट्र में रहने वाली जनता को भी बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है 2.5 गरीबी जो है वो अपने आसपास से उठाया गया है। ये अर्थशास्त्र है, यहाँ पर हमारे को देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए ही बातें होती है सारी। तो उन्हीं पर यार चर्चा करेंगे, गरीबी के निवारण, है ना, ये कौन कौन से निवारण हो सकते हैं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, विषय वस्तु देखेंगे, मूल्य वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी। लगातार आने वाली तीनों वीडियो में मैंने आपको बताया, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष तीन ही चुनौतियां हैं। पहली मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति हमारे टॉपिक पे से हटा दिया गया है, हमारे 2021 के पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है, इसलिए हमारे को गरीबी और बेरोजगारी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। और जो गरीबी है और बेरोजगारी दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो गरीबी की अपन ने कारण देख लिए। अब अपन ये वाला जो टॉपिक है ये अपन ने देख लिए हैं, निवारण पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो गरीबी के अपना स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, गरीबी में अपन ने गरीबी का अर्थ, गरीबी के प्रकार, भारत में गरीबी के माप, गरीबी के कारण। आज हम पढ़ेंगे 2.5 गरीबी निवारण के उपाय। इससे पहले के यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर उन वीडियोस को भी देख लेना। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे गरीबी निवारण के उपाय। तो ऐसे कौन कौन से निवारण के उपाय हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनका उपयोग करके भारत में गरीबी को मिटाया जा सकता है, गरीबी हटाई जा सकती है बिल्कुल तरीके से। ठीक है, कारण तो हमने समझ लिए थे। कारण तो क्या कहते हैं? सामाजिक कुप्रथाएं, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो खराब थी, ठीक है, और बेरोजगारी थी। ठीक है, रोजगार के अवसर नहीं थे, ये सारे थे। तो ये जो सारे अवसर, ये जो सारे कारण थे गरीबी के, इन्हीं को ही निवारण के रूप में अपन को प्रयोग करना है। तो कैसे करना है? पहले अपन क्रमबद्ध रूप से उनको श्रेणीबद्ध कर लेते हैं, है ना, सभी को श्रेणीबद्ध कर कर उनके एक एक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो कौन कौन से उपाय हैं वो गरीबी निवारण के। 2.5 गरीबी निवारण के कौन कौन से उपाय हैं उन पर चर्चा देखते हैं। पहला है शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। अगर गरीबी को, भारत देश में से गरीबी को हटाना है तो उसके लिए आपको पहला उपाय करना पड़ेगा क्या? शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रसार करना पड़ेगा, उसको फैलाना पड़ेगा, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी पड़ेगी, जॉब्स में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य हैं, जो जनता है, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और वो अपनी
अपने घर की स्थिति को भी संभाल सके अच्छे तरीके से, और जब एक राष्ट्र के जनता जो लोग हैं उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो संभवतः उस राष्ट्र का बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, सत्कार होगा। ठीक है, और वो सफलता के नए आयामों तक पहुंच सकेगा। फिर है तीसरा पॉइंट, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। ठीक है ना, सामाजिक कुप्रथाओं पर भी नियंत्रण की आवश्यकताएं हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कुप्रथाएं कौन कौन सी थी, 2 प्रकार की। पहला कि हमारे को बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, ये पहली कुप्रथा। दूसरी बाल विवाह, ठीक है। तीसरी मृत्यु। ये सारी 3 प्रकार की कुप्रथाएं थी, जिनमें से जो मुख्यतः थी, जो बात हुई थी वो थी बेटे पर। ठीक है ना, कि जो अधिकांश जो लोग, जो गांव के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। इस कारण वो जनसंख्या में वृद्धि करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो ये एक थी कुप्रथा। ठीक है, फिर 4th पॉइंट है जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को भी अपन समझेंगे। फिर लास्ट एंड 5 पॉइंट है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों का पहुंचाना। ये लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों का पहुंचाना, ये पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, और मैंने करा भी था। इस वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फिर शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रसार से, है ना। तो देखो, समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। समाज में व्याप्त, व्याप्त का अर्थ होता है फैली हुई, है ना। समाज में फैली हुई अधिकांश बुराइयों की जड़, अधिकांश जितने भी आप अपने आसपास बुराइयों को देखते हैं, अभी जो रिसेंटली चल रही है वो बुराई है बलात्कार। ठीक है, ये जो अपने अभी चल रहा है ये बुराई, ये किसका कारण है? बोला जा रहा है समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयां की जड़ अशिक्षा है ना। यानी शिक्षा नहीं दी जाती है, अशिक्षा है अधिकांश बुराइयों का जड़। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपने सामर्थ्य तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ प्राप्त नहीं होता है। बड़ी अच्छी लाइन है, शिक्षा के अभाव में, यानी किसी व्यक्ति को यदि हमने शिक्षा नहीं दी है तो उसको अपनी सामर्थ्य पता नहीं चल पाएगी कि मैं क्या कर सकता था और मैं अभी क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता था और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसका जानने का, इसको परखने का एक ही उपाय है, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। अधिक से अधिक हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें हमारी क्षमताएं पता चलती है, हमारी क्षमताओं के अनुसार, हमारी क्षमताओं के आधार पर हमें अवसर मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक क्षमता या सामर्थ्य हमारे पास नहीं होगी किसी चीज की, तो जब तक हमें अवसर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहला पॉइंट शिक्षा आनी चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, जो अभी आप और मैं ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इस शिक्षा को नहीं छोड़ना है। फिर गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु, एक वर्ड आ रहा है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? उन्मूलन का अर्थ होता है उन्मूलन, यानी किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन का अर्थ होता है मूल, उसके जो मूल है उसकी जड़ से उखाड़ना किसी चीज को। मतलब गरीबी की समस्या के जड़ से उखाड़ने हेतु, या फिर हम इस लाइन को ऐसे पढ़ सकते हैं, गरीबी की समस्या को जड़ से उखाड़ने हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। सभी वर्गों में, है ना। 4 प्रकार के वर्ग होते हैं, उन सभी वर्गों में, ये पहले बात थी वर्ग तो, लेकिन हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट से जनरल है, इससे अभिप्राय है, वर्ग का अभिप्राय किससे है? शेड्यूल कास्ट, ST SC, इन सभी जनरल, इन सभी वर्गों में क्या करना चाहिए? जो शिक्षा के प्रसार है, शिक्षा को फैलाना चाहिए, अधिक से अधिक फैलाना चाहिए, है ना। फिर लिख रखा है शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली है तो इसके फलस्वरूप, अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो इसका फल क्या मिलेगा हमारे को? हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमारे को फल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप, यदि हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप श्रम की कुशलता यानी वर्क की
कुशलता आ जाएगी, हमारे में स्किल आ जाएगी, एक स्किल आ जाएगी तथा उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, यानी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार द्वारा भी गरीबों की कुशलता एवं योग्यता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। टॉपिक क्या है, टॉपिक को ध्यान से देखिए, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं। तो शिक्षा का जितना भी पैराग्राफ था वो यहां तक था, यहां तक। ठीक है। अब स्टार्ट होता है यहां से क्या स्टार्ट होता है अपना स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के विषय में क्या बोल रखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार द्वारा भी गरीबों की कुशलता एवं योग्यता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सामान्य श्रम को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य श्रम को, यानी सामान्य स्किल्स को, सामान्य वर्क को मानव पूंजी में, यानी मानव की जो पूंजी होती है, मानव पूंजी का अर्थ आपको अध्याय नंबर 15 में समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, मैं उसको भी स्टार्ट करवाऊंगा। मानव पूंजी यानी लोगों की जो, एक होता है धन पूंजी, मतलब धन को लगाना, एक होता है मानव, कि बहुत सारे मानव के पास यदि शिक्षा प्राप्त होगी और उनके पास ज्ञान है, उनके पास स्किल है, तो उन सभी लोगों द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है, एक मानव पूंजी पूरी लगाई जा सकती है, एक पूरी टीम बनाई जा सकती है, और वो टीम प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाएगी, उसमें इंक्रीजमेंट करेंगी, भारत के जितने भी लक्षित लक्ष्य हैं उन पर कार्य करेगी। ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे उन पर, जैसे डैम हो गया है ना, डैम हो गए, ये जो अपनी टेक्सटाइल्स होती हैं वो उन पर काम करेंगे। ठीक है। यह शिक्षा तथा स्वास्थ्य सामान्य श्रम को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं। मानव पूंजी के कारण ही जापान तथा अमेरिका आर्थिक शक्ति बन पाए हैं। यहाँ पर दे रखा है, पूछा जा सकता है किस कारण जापान तथा अमेरिका आर्थिक शक्ति बन पाए हैं या आर्थिक शक्ति में वह आगे बढ़ पाए हैं। तो वो किसके कारण, मानव पूंजी के, क्योंकि वहां पर जो अधिकांश जो व्यक्ति हैं, जो मानव हैं, वह ग्रहण कर रखे हैं अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रखा है। पहले उन्होंने तैयारी करी, फिर उसके बाद उन्होंने अपने देश के विषय में सोचा, और उन्होंने आज देख लो जापान और अमेरिका दोनों के दोनों ही बहुत ही अच्छे और बहुत ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, और अपन विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। लिख रखा है, अतः सरकार को गरीब वर्गों में शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए। यहाँ पर एक सलाह दी है लास्ट लाइन में। ठीक है। ये तो हुआ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। ठीक है, मुख्य तौर पर। अब अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। समझ में आ गया होगा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार आपको समझ में आया होगा। अब अपन समझते हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कि रोजगार के अवसरों में हम यदि वृद्धि करते हैं तो किस प्रकार से गरीबी को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। लिख रखा है, बेरोजगारी तथा गरीबी में गहरा संबंध है। बेरोजगारी तथा गरीबी में गहरा संबंध है, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। किसमें? बेरोजगारी में और गरीबी में, अनएम्प्लॉयमेंट में एंड पॉवर्टी में। ठीक है। दोनों में बहुत ही सहज संबंध, यानी मिलता जुलता संबंध है, कुछ ना कुछ। क्या संबंध है? देखो, इन दोनों समस्याओं का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी ये जो समस्या है वो सह अस्तित्व है, यानी जहां पर गरीबी होगी वहां बेरोजगारी भी होगी, और जहां बेरोजगारी होगी वहां गरीबी भी होगी। सह अस्तित्व का अर्थ यह है, ठीक है ना। इन दोनों समस्याओं का सह अस्तित्व पाया जाता है, अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वापिस से बता देता हूं। अतः रोजगार के अवसरों को, रोजगार के जो ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको इंक्रीज करके गरीबी के अनुपात को कम किया जा सकता है। यहां पर आपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया, यहां आपका गरीबी का ग्राफ घटा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो ना। यहां पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाया आपने, इस तरफ से रोजगार बढ़ रहे हैं, पहले ये दोनों समान थे, रोजगार बढ़ रहे हैं, ये नीचे रह गई, गरीबी भी नीचे जा रही है। इस प्रकार से ग्राफ चलता है अपना। ठीक है, रोजगार और गरीबी के मध्य। ठीक है, तो लिख रखा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है।
बड़ी लाइनें समाप्त भी किया जा सकता है। शब्दों को ध्यान से देखो, वहां बोर्ड की कॉपी में आपकी शक्ल देख के आपको नंबर नहीं देंगे। आपके शब्दों का जो चयन है वो इतना सटीक और इतना प्रबल होना चाहिए कि जो जो आपका एग्जामिनर है उसकी दृष्टि आपकी कॉपी पर ही टिकी रहे। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक एक वर्ड का मतलब आपको बताता हूं मैं। उन्मूलन का अर्थ एक बढ़िया सा शब्द है ये। अगर आप अपना प्रयुक्त करो, अपने एग्जाम कॉपी में इसका प्रयोग करो तो बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं अपन। उन्मूलन हो गया, व्याप्त हो गया, प्रसार हो गया, और ये सहअस्तित्व हो गया, सहसंबंध हो गया, ये बहुत से इतने अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं। ये अपने जो जो शब्द परिचय होते हैं उनमें अपना जो शब्द ज्ञान कोश होता है उसमें वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो एक एक मतलब समझो आप। समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है, समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल यानी स्किल या योग्यता है, उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा संसाधन उपलब्ध करवाकर गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्किल है यानी कुछ पढ़े लिखे हैं और किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ हैं, उनको सरकार को क्या करना चाहिए, उन व्यक्तियों को खोजना चाहिए, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप अपना खुद का रोजगार खोलो, क्योंकि हम जानते हैं, ये बहुत गहराई की बात है कि जब किसी राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति खुद का एक रोजगार खोलता है ना, तभी राष्ट्र की जो जीडीपी है वो बढ़ पाती है। जीडीपी बढ़ेगी तो राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वो भी बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो संभवतः उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, और अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो संभवतः यह निश्चित है, मैं कह सकता हूं, उस राष्ट्र को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही फंडामेंटल यूज करा था जापान और अमेरिका ने मानव पूंजी का, ठीक है। ये फंडामेंटल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो मूलभूत अवधारणाएं होती है, ये यही होती है, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े तक, है ना। जब तक अपन छोटी चीजों की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा नहीं बन पाएंगे। इसी कारण ऐसे गरीब जिनमें कौशल का अभाव है, ऐसे गरीब जिनमें कौशल यानी स्किल का अभाव है, जिनमें स्किल नहीं है, उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है ना। अब यहाँ पर दो टाइप के लोग बताए गए हैं यहाँ पर। पहला, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कौशल नहीं है, यानी एक के पास स्किल नहीं है, एक के पास कुछ भी योग्यता भी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करे, उस व्यक्ति के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कौशल भी है, योग्यता भी है, उस व्यक्ति के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। वो व्यक्ति जिसके पास कौशल या योग्यता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए तो सरकार को क्या करना चाहिए, मजदूरी जो होती है, मजदूरी श्रम या लिख रखा है, मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। उनकी क्रय शक्ति में यानी उन व्यक्तियों को खरीदने की शक्ति में वृद्धि की जा सकती है ना। जिस प्रकार से हम देखते भी हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, जैसे मिस्त्री लोग हो गए और भी बेलदार हो गए, ये जो चीजें होती हैं इनके विषय में बात हो रही है। और एक होता है व्यापारी जिसके पास कौशल भी है और योग्यता भी है, तो उसको स्वरोजगार खोलने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कहां से, सरकार द्वारा। यद्यपि मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम वर्तमान तथा पूर्व सरकारों द्वारा चलाए गए हैं। बोला जा रहा है इस लाइन के, देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूं, रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम वर्तमान तथा पूर्व सरकारों द्वारा चलाए गए हैं, परंतु क्या परिस्थितियां आ गई, देखो, लेकिन यह इतने पर्याप्त नहीं थे, ये इतने काफी नहीं थे कि गरीबी की समस्या का समाधान कर सकें, कि इतने व्याप्त, इतनी जो गरीबी फैली भी है उसका निवारण, उसको समाप्त कर सके, पर्याप्त नहीं थे। इसका जो स्तर है, इसकी अवसर प्रदान करने का जो स्तर है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की गरीबी भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में, ठीक है। गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना चाहिए। अगर आपने अभी जो गरीबी मापने हेतु जो सरकार ने अभी वो भी दिया था 2021 के लिए, कि शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए, यानी शिक्षा रोजगार परक यानी रोजगार की शिक्षाएं देनी चाहिए अधिक से अधिक, है ना।
जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो सके। रोजगार की अधिक से अधिक शिक्षाएं देनी चाहिए। रोजगार परक बनाना यानी रोजगार की शिक्षाएं देना, रोजगार में शिक्षा का स्तर बढ़ाना, ठीक है, उसी को हम रोजगार परक कहते हैं। और रोजगार परक बनाकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। यानी शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रहा है बढ़िया सा, शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाना चाहिए, ठीक है, ये नोट करना है आपको। ये हुआ क्लियर अपना रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आगे लिख रखा है तीसरा पॉइंट, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। छोटा पॉइंट है लेकिन समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित रखा। क्या लिख रखा है, भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने, व्याप्त यानी व्याप्त का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, पहले जो टॉपिक था उसमें व्याप्त यानी फैली हुई कुप्रथाओं ने, फैला हुआ। भारतीय समाज में व्याप्त यानी फैली हुई कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित रखा तथा उन्हें लगातार गरीब बनाए रखा। ऐसे कौन सी कुप्रथाएं थी, अभी पढ़ते हैं। अनेक सामाजिक प्रथाएं जैसे शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय अनुत्पादक व्यय है, जिससे गरीब व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है और वह कभी भी गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता। एक कुप्रथा आपके समक्ष दे रखी है, उदाहरण दे रखा है, मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाहूंगा। शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय, यानी शादी या मृत्यु के समय जो भारी व्यय यानी भारी खर्च जो किया जाता है वो अनुत्पादक व्यय कहलाता है। अनुत्पादक व्यय यानी अनप्रोडक्टिव व्यय कहलाता है। यानी उससे कुछ भी, किसी भी प्रकार की भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, उससे किसी भी प्रकार की, ना अपन उसको बिजनेस में लगा रहे हैं, उस व्यय को, ना उस खर्च को बिजनेस में लगा रहे हैं अपन, ना उसको किसी शिक्षा में लगा रहे हैं, ना अपने कौशल बढ़ाने के लिए कोई योग्यता, अपने अंदर कोई योग्यता डेवलप करने के लिए उस पैसे को लगा रहे हैं। तो वो एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी का बहुत ही अलग स्तर हो जाता है, वो अनप्रोडक्टिविटी की तरफ चला जाता है, यानी अनुत्पादकता की तरफ चला जाता है, जो कि एक बड़ी ही समस्या हो जाती है। हम देखते हैं कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा में तो नहीं चाहते, शिक्षा में पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन लड़की की शादी है तो उसमें लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई? अरे लड़के की शादी में पैसे लगाने से कुछ नहीं होगा, ये सामाजिक कुप्रथा है, इसको अपन को खंडन करना है। लिख रखा है, शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय अनुत्पादक व्यय है, जिससे गरीब व्यक्ति, और ऐसा कौन करता है, जो अशिक्षित होता है, और अशिक्षित कौन होता है, जो गरीब होता है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। गरीब कौन होगा, जो अशिक्षित है, और अशिक्षित कौन होगा, जो गरीब है। और वो गरीब क्या, और ऐसे काम गरीब ही करता है, क्योंकि जो अमीर है उसके फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर अनुत्पादक करेगी, उत्पादकता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति इस प्रकार का ऋण लेकर इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरों से ऋण इकट्ठा करता है, फिर उसको खर्च करता है, और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी, बस एक स्तर बन जाता है, एक महिमा सी बन जाती है, एक होशियारी हो जाती है कि समाज में मेरा एक स्तंभ है, एक स्तर बन गया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में ना देश को इससे कोई फायदा मिलेगा, ना आपको खुद को फायदा होगा इससे, ठीक है। तो लिख रखा है, जिससे गरीब व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है, कर्ज के जाल में फंस जाता है, और वह कभी भी गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता। गरीबी का जो ये जेल है, गरीबी का जो ये जाल है, इसमें से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता, कभी भी फ्री नहीं हो पाता। लिख रखा है, भारतीय व्यक्ति गरीबी को भाग्य की देन मानकर भी प्रयासहीन हो जाता है। बड़ी अच्छी लाइन है। ये सामाजिक कुप्रथाओं में इसी प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा होगी। लिख रखा है, भारतीय व्यक्ति गरीबी को भगवान की देन है भाई, भाग्य की देन मानकर भी प्रयासहीन हो जाता है। प्रयासहीन यानी श्रम नहीं करता है, स्ट्रगल नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता है, अपने शिक्षा प्राप्त करने के सारे जो अवसर होते हैं उनको खो देता है, ठीक है। लिख रखा है, समाज तथा संस्कृति में व्याप्त यानी फैले हुए इन कुप्रथाओं को जब तक दूर नहीं किया जाता, तब तक गरीबी निवारण संभव प्रतीत नहीं होता। ये था अपना तीसरा पॉइंट। आगे बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की तरफ। तो लिखा है,
जनसंख्या पर नियंत्रण बड़ा ही महत्वपूर्ण और बढ़िया सा टॉपिक है, इसमें से भी सवाल आ सकते हैं। देखो सवाल इसमें से छोटे छोटे नहीं बनेंगे, पहले बता देता हूँ। एक सवाल ऐसा बन सकता है पूरे इसमें से, ये जो अर्थशास्त्र की जो पूरी इकाई है इसमें से क्या बन सकता है, एक बड़ा सवाल बनता है कि गरीबी निवारण हेतु कौन कौन से उपाय हैं, नाम लिखो और किन्हीं दो का वर्णन करो। तो इस प्रकार से आपको बोल सकता है, तो उनमें आपको पॉइंट ही याद रखना मेन है। ठीक है, लिख रखा है जनसंख्या पर नियंत्रण, किस प्रकार से जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो किस प्रकार से गरीबी को हम कम कर सकते हैं। तो देखो, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ये मैंने आपको अभी पहले बताया कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और प्रथम कौन है, चाइना। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, स्वतंत्रता के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने मृत्यु दर में तेजी से कमी की, लेकिन जन्म दर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। ध्यान से समझना इस बात को, क्या लिख रखा है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी इंडिपेंडेंट यानी 1947 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने, यानी स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उसके प्रसार हुए, बड़ी अच्छी भी हो गई, सुदृढ़ हो गई अपनी स्वास्थ्य सेवा। उसके अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने मृत्यु दर में तेजी से कमी की। मृत्यु दर में तो तेजी से कमी कर दी, जो लोग थे स्वतंत्रता के पश्चात बहुत कम मरने लगे, क्योंकि अपनी जो स्वतंत्रता के बाद अपनी जो स्वास्थ्य प्रसार था, स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उनमें क्या हो गई, वो सुदृढ़ हो गई यानी अच्छी हो गई। ठीक है ना, तो अपनी मृत्यु दर में तेजी कमी हो गई, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन जन्म दर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अपेक्षित यानी अपेक्षा, अपन जो अपेक्षा थी वैसा सुधार नहीं हुआ, जैसा हम चाहते थे जन्म दर को वैसे नहीं हुई, कंट्रोल नहीं यानी नियंत्रण में नहीं आ पाई। लिख रखा है, लेकिन जन्म दर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जन्म दर तथा मृत्यु दर के मध्य अंतर बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। समझो, ये है जनसंख्या, ये है मृत्यु दर। जनसंख्या क्या हुई, बढ़ती गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये मृत्यु दर इधर ये और घटती गई घटती गई घटती गई। तो यहाँ देख रहे हो आप, लोग मर रहे कम है भारत में लोग मरते कम हैं, लेकिन जन्म जहां एक व्यक्ति मरता है वहां 10 लोग पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार की है स्थिति भारत के अंदर, और चाइना में तो इससे भी बदतर है। इसका उदाहरण मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से दिया था कि चाइना ने किस प्रकार इस गंभीर परिस्थिति को नियंत्रण करने हेतु किस प्रकार की पॉलिसी बनाई है। ठीक है, तो इस तेज वृद्धि के कारण गरीबों की जो थोड़ी बहुत संपदाएं हैं यानी थोड़ी बहुत कम्युनिटी है, उनका तेजी से विभाजन होता है, वो तेजी से टूटती जाती हैं, तथा गरीब व्यक्ति अधिकाधिक गरीब होता है। गरीब व्यक्ति अधिकाधिक गरीब होता है यानी गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है, क्योंकि संसाधन पहले ही नहीं थे, अब जनसंख्या और बढ़ गई है तो संसाधन और कम हो गए, और जिनके पास संसाधन सीमित थे, सीमित बोलूं या फिर उस सीमित की रेखा होती है उससे भी कम थे और उससे भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जब गरीबी अपने चरम पर पहुंचती है तो भुखमरी की परिस्थिति भी पैदा होती है। ठीक है, आगे लिख रखा है, बच्चों की जनसंख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता है ना। अगर एक गरीब व्यक्ति में एक बच्चा है ना, तो माँ बाप जो होते हैं वो पहले से गरीब हैं, तो ऐसी स्थिति में मेंटेलिटी अपने आप ही बन जाती है, कितना भी अच्छे माँ बाप हो लेकिन मेंटेलिटी बनी जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तू काम पे जा। ठीक है, घर का स्तर थोड़ा बनाने दे, उसके बाद पढ़ लेना, ये चीजें बढ़ती जाती। गरीबी, बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता, अतः गरीबी निवारण हेतु जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है। ये था अपना 4th पॉइंट, जनसंख्या पर नियंत्रण। अब अपन लास्ट पॉइंट है अपना, लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों का पहुंचाना। लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों का पहुंचाना, ये किसके संदर्भ में है, सरकार के संदर्भ में, गवर्नमेंट के संदर्भ में है कि गवर्नमेंट जो है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, देखो, गरीबी निवारण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए। गरीबी निवारण यानी गरीबी को हल करने के लिए, गरीबी के स्तर को कम करने हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं यानी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए यानी प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में अनेक रिसाव थे।
पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, इस वाले वीडियो में भी बताता हूँ। रिसाव का अर्थ होता है लीकेज थे, है ना। एक पाइप है जो एक सरकार है, सरकार क्या करती है, जल रूपी योजनाएं और कार्यक्रम लाती है, लेकिन वो जब जल रूपी कार्यक्रम और योजनाएं उस पाइप में से बहती है और पाइप के अंदर कहीं छेद होता है, तो वो जो योजनाएं और जो कार्यक्रम है वो उस छेद से निकल जाते हैं और जो लक्षित व्यक्ति होते हैं उन तक कभी पहुंच नहीं पाते। अभी सबसे अच्छा उदाहरण इसी में मिल जाएगा आपको, देखना, जिससे इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। यानी इन कार्यक्रमों को कुछ अपेक्षाएं, कुछ लक्ष्यों को निर्धारण करके बनाया गया था, तो जिससे इन रिसावों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते, जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। इन रिसावों के कारण गरीबों हेतु आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गैर गरीबों को आवंटित हो जाता है। बहुत ही स्पष्ट लाइन के द्वारा आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर वापिस से बताता हूँ, लिख रखा है, इन रिसावों के कारण यानी इन लीकेजों, इन छेदों के कारण गरीबों हेतु आवंटित संसाधनों, आवंटित यानी होते बांटे गए, संसाधन यानी रिसोर्सों का एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा नहीं, एक बड़ा हिस्सा गैर गरीबों यानी जो गरीब व्यक्ति नहीं है, जो कौन है, अमीर हैं या मध्यम वर्ग के हैं, उनके पास चला जाता है। इन रिसावों के कारण, इन लीकेजों के कारण गरीबों हेतु आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गैर गरीबों को आवंटित हो जाता है। यदि सरकार गरीबी निवारण हेतु गंभीर है, यदि सरकार गरीबी निवारण यानी गरीबी को हल करने हेतु गंभीर है, सजग है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। ठीक है, ये था अपना आज का टॉपिक पूरा 2.5 ये अपना कंप्लीट है। इसके बाद एक और बचता है, उसके बाद अपन बेरोजगारी स्टार्ट करेंगे। भूलना मत, और जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने जितने भी टैब्स आ रहे हैं उनमें से किसी एक प्लेलिस्ट को आपको मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस।